स्टूडेंट्स, आज हम क्षारीय मृदा धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। क्या कौन कौन सी थी क्षारीय धातु? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बेरिलियम को छोड़कर इन सभी धातुओं को मृदा धातु भी हम कहते थे। तो आज हम क्षारीय मृदा धातु के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो जो क्षारीय धातु होती हैं, क्षारीय मृदा धातु जो होती हैं, वो क्षारीय धातु से कम अभिक्रियाशील होती हैं। हमने आपको पढ़ाया था एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में दो वर्ग, वर्ग 1 और वर्ग 2। वर्ग 1 में थी क्षारीय धातु और वर्ग 2 में थी क्षारीय मृदा धातु। तो जो क्षारीय मृदा धातु होती हैं वो क्षारीय धातु की तुलना में कम अभिक्रियाशील होती हैं। तुलना बता रहे हैं वर्ग 1 से वर्ग 2 की। तो क्षारीय मृदा धातु की अभिक्रियाशीलता क्षारीय धातु से कम होती है। ये कम अभिक्रियाशील होती है वर्ग 2 की धातु, क्षारीय मृदा धातु। देखो साफ साफ लिखा है, क्षारीय मृदा धातुएं क्षार धातुओं से कम अभिक्रियाशील होती हैं। इनसे ये वाली क्षारीय मृदा धातु क्षारीय धातु से कम क्रियाशील होती हैं। लेकिन यदि हम बात करें क्षारीय मृदा धातु की, कि क्षारीय मृदा धातु में कौन अधिक अभिक्रियाशील, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इनकी क्रियाशीलता बढ़ती है। तो नीचे की धातु ज्यादा अभिक्रियाशील। अगर हम तुलना करें क्षारीय धातु से, तो क्षारीय धातु से तो कम अभिक्रियाशील होती है क्षारीय मृदा धातु। लेकिन यदि हम क्षारीय मृदा धातु की तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इनकी अभिक्रियाशीलता बढ़ती है। अर्थात नीचे की धातु, वर्ग में नीचे जो धातु हैं वो ज्यादा अभिक्रियाशील होती हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वायु के एवं जल के साथ अभिक्रियाशीलता, क्योंकि हम रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। तो रासायनिक गुण में हमने समझ लिया कि वर्ग 2 क्षारीय मृदा धातु की अभिक्रियाशीलता क्षारीय धातु से कम होती है और अपने वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अभिक्रियाशीलता बढ़ती है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं वायु और जल के साथ ये कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो ध्यान से सुनना, बेरिलियम और जो आपका मैग्नीशियम होता है, बेरिलियम और मैग्नीशियम गतकीय रूप से तो ये ऑक्सीजन प्लस मतलब O2 और जल H2O के प्रति क्या होता है? निष्क्रिय होता है। वापस सुनिए, बेरिलियम और मैग्नीशियम गतकीय रूप से, कौन से रूप से? गतकीय रूप से ऑक्सीजन और जल के प्रति निष्क्रिय होता है। क्यों? क्योंकि जब ये ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया करता है तो इनके ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है, पृष्ठों पर, इनकी सतह पर परत जम जाती है, जिस वजह से ये ऑक्सीजन और जल के प्रति निष्क्रिय होता है गतकीय रूप से। वापस सुनिए, बेरिलियम और मैग्नीशियम गतकीय रूप से ऑक्सीजन और जल के प्रति निष्क्रिय होता है, क्योंकि इन पर, बेरिलियम और मैग्नीशियम पर ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है। लेकिन इनके जो वैसे तो ये क्या है? निष्क्रिय है। बेरिलियम और मैग्नीशियम जल और ऑक्सीजन के प्रति क्या है? निष्क्रिय है। क्यों निष्क्रिय है? क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम की पृष्ठ पर ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है। लेकिन यदि हम इनके चूर्ण की बात करें, इनका पाउडर बना लें, बेरिलियम और मैग्नीशियम का क्या बना लें? पाउडर, तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वायु से अभिक्रिया करती हैं। वायु से अभिक्रिया करके बेरिलियम ऑक्सीजन, देखो बेरिलियम और मैग्नीशियम ऑक्सीजन और जल के प्रति गतकीय रूप से निष्क्रिय होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम जब पर ऑक्साइड की परत जम जाती है, बेरिलियम और मैग्नीशियम के पृष्ठों पर ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है। लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम का चूर्ण है हमारे पास। अब बेरिलियम और मैग्नीशियम का क्या है? चूर्ण। और यदि इसकी अभिक्रिया हम वायु से करा दें, किससे करा दें? वायु से, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम का चूर्ण जो है वायु से अभिक्रिया करता है। वायु में क्या उपस्थित होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस ही तो होती हैं। तो जब बेरिलियम और मैग्नीशियम का चूर्ण वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो बेरिलियम ऑक्साइड बनाता है, और जब नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है तो नाइट्राइड बनाता है, ये Be3N2। बेरिलियम का चूर्ण जब वायु से अभिक्रिया करता है तो वायु में जब ऑक्सीजन से करता है तो बेरिलियम ऑक्साइड बनाता है, जब नाइट्रोजन से करता है तो नाइट्राइड बनाता है। इसी प्रकार से यहाँ लिख लेना कि बेरिलियम चूर्ण रूप में, कौन से रूप में? चूर्ण, पाउडर रूप में वायु में जलने पर, बेरिलियम जो चूर्ण है चूर्ण रूप में, पाउडर रूप में वायु में जलने पर बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम नाइट्राइड बनाता है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम का चूर्ण भी वायु
में जलने पर अत्यधिक प्रकाश उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम का चूर्ण ले, अभी हमने बात की कि बेरिलियम, तो बेरिलियम वायु से अभिक्रिया की तो क्या किया उसने, बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम नाइट्राइड बनाया। अब हम यहाँ से मैग्नीशियम हटा दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं। अब मैग्नीशियम का चूर्ण है, अभी किसका चूर्ण था, बेरिलियम का, अब किसका चूर्ण है, मैग्नीशियम का, और ये भी किससे अभिक्रिया कर रहा है, वायु, और वायु में क्या होगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये मैग्नीशियम का चूर्ण जब वायु में जलता है, जलने पर प्रकाश उत्पन्न करता है, वो भी कैसा प्रकाश, चमकीला प्रकाश। कैसा प्रकाश, चमकीला प्रकाश। यहाँ जलने पर भाषा आप किताब से लिखेंगे, बेरिलियम का चूर्ण वायु में जलने पर चमकीला प्रकाश उत्पन्न करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। ठीक है, वापस सुनिए कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होता है वो ऑक्सीजन और जल के प्रति गतिकीय रूप से निष्क्रिय होता है, क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम की सतह पर ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है। लेकिन जब बात करें हम बेरिलियम चूर्ण की, पाउडर की, तो बेरिलियम जो चूर्ण होता है वो वायु में जलने पर बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम नाइट्राइड बनाता है। ऑक्सीजन से करेगा तो ऑक्साइड, नाइट्रोजन से क्रिया करेगा तो नाइट्राइड। उसी प्रकार से मैग्नीशियम भी चूर्ण जब वायु में जलाते हैं मैग्नीशियम के चूर्ण को, तो जलने पर चमकीला प्रकाश उत्पन्न करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। और ये तो बात हो गई बेरिलियम और मैग्नीशियम की। यहाँ पर हमारे पास क्षारीय मृदा धातु कौन कौन सी थी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो अभी हम किसकी बात कर चुके, बेरिलियम और मैग्नीशियम की। अब कौन बचा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो ये कैल्शियम और स्ट्रोंशियम और बेरियम जो होते हैं वो वायु से शीघ्र अभिक्रिया करते हैं। अब नया पॉइंट, किसकी बात हो रही है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये वायु से शीघ्र क्रिया करते हैं। शीघ्र क्रिया करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड और नाइट्राइड बनाते हैं। शीघ्र कर लेते हैं ऑक्साइड और क्या बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं शीघ्र, क्योंकि हमने आपको पहले ही पढ़ाया था कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अभिक्रियाशीलता बढ़ती है, इसलिए बेरिलियम और मैग्नीशियम शीघ्र नहीं करता है, उसका चूर्ण चाहिए होता है हमें, जबकि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम शीघ्र ही वायु से अभिक्रिया करके ऑक्साइड और नाइट्राइड बनाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं हैलोजन के प्रति अभिक्रियाशील। तो जो हमारी क्षारीय मृदा धातु होती है, एम मतलब क्षारीय मृदा धातु, तो सभी क्षारीय मृदा धातु हैलोजन से क्रिया करके, लेकिन कैसे, उच्च ताप पर हैलाइड बनाती हैं, MX बनाती हैं, MX2 प्रकार का। तो सभी क्षारीय धातु हैलोजन से अभिक्रिया करके उच्च तापमान पर, सभी क्षारीय धातु उच्च तापमान पर हैलोजन से अभिक्रिया करके हैलाइड बना लेती हैं। ठीक है, और हैलोजन के प्रति अभिक्रियाशील हो गई कि जब क्षारीय मृदा धातु की अभिक्रिया हम हैलोजन से करते हैं तो हैलाइड बनते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता। तो अब सभी धातुएं नहीं, बेरिलियम को छोड़कर, तो एम लिया हमने, तो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, ये भी हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्राइड, MH2। लेकिन यहाँ एम क्या हो सकता है, बेरिलियम नहीं हो सकता है, मैग्नीशियम। यहाँ हम लिख दें कि एम यहाँ पर बेरिलियम के अतिरिक्त अन्य धातुएं, अन्य क्षारीय मृदा धातुएं। तो जो एम है वो बेरिलियम के अतिरिक्त अन्य क्षारीय धातु, मतलब मैग्नीशियम हो सकता, कैल्शियम हो सकता, स्ट्रोंशियम हो सकता, बेरियम हो सकता, बस क्या नहीं हो सकता, बेरिलियम। तो बेरिलियम को छोड़कर अन्य धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती हैं, और हैलोजन से अभिक्रिया करके हैलाइड, और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड। जैसे क्षारीय धातु में पढ़ाते थे उसी प्रकार से, लेकिन यहाँ पर बेरिलियम नहीं बनाता है। बेरिलियम सीधे हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड नहीं बनाता है, लेकिन बेरिलियम की अतिरिक्त जो भी अन्य क्षारीय मृदा धातु होती हैं वो डायरेक्ट हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती हैं। अब बेरिलियम डायरेक्ट तो नहीं बनाता है, लेकिन बेरिलियम बना लेता है। बेरिलियम क्या करता है कि हाइड्राइड बनाता तो है, लेकिन बेरिलियम हाइड्राइड कैसे मिलता है हमें, बेरिलियम क्लोराइड से।
तो बेरिलियम हाइड्राइड बनाने की विधि सुनिए। यहाँ से बेरिलियम को छोड़कर सभी अन्य क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्राइड बन जाते हैं। यदि हमको बेरिलियम का हाइड्राइड बनाना है तो बेरिलियम क्लोराइड लेना पड़ेगा और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की अभिक्रिया करानी पड़ेगी। किसकी अभिक्रिया? बेरिलियम क्लोराइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की। तो हमारा बनता है बेरिलियम हाइड्राइड। ये बन गया बेरिलियम का हाइड्राइड। और साथ में यहाँ बनता है लिथियम क्लोराइड और AlCl3। तो यदि हमको हैलाइड बनाना है तो हम क्या करें? बेरिलियम के अतिरिक्त, हैलाइड नहीं हाइड्राइड, तो बेरिलियम के अतिरिक्त अन्य जो क्षारीय मृदा धातु होती हैं वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती हैं। लेकिन ये जो बेरिलियम है ये डायरेक्ट हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड नहीं बनाता है, तो हम इसको बनाते हैं बेरिलियम क्लोराइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। अब हम पढ़ने वाले हैं अम्लों के प्रति अभिक्रियाशीलता। तो जब कोई भी क्षारीय मृदा धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्षारीय मृदा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। देखिए ये हमने कोई क्षारीय मृदा धातु M का मतलब कोई भी क्षारीय मृदा धातु, और एक अम्ल ले लिया हमने, HCl ले लिया मान के चलिए। तो ये क्या करती है? यहाँ से बन जाएगा MCl2 हैलाइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो क्षारीय मृदा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं अपचायक प्रकृति। तो जैसे कि क्षारीय धातु अपचायक प्रकृति के होते हैं, तो क्षारीय धातु की तरह यह भी अपचायक प्रकृति की होती हैं। क्षारीय धातुओं की तरह क्षारीय मृदा धातुओं में भी अपचायक गुण पाया जाता है। यह भी प्रबल अपचायक होती हैं, लेकिन ये क्षारीय धातु से कम होती हैं। ठीक है, तो क्षारीय मृदा धातु भी प्रबल अपचायक हैं। किसकी तरह? क्षारीय धातु की तरह। लिख लेना आप कि क्षारीय मृदा धातुएं भी प्रबल अपचायक होती हैं क्षारीय धातु की तरह। ठीक है, और ये हमें पता कैसे चलता है? अपचायक का मापक कौन है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। जितना ज्यादा नेगेटिव मान होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव का, उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा? अपचायक नेचर होगा। तो अपचायक प्रकृति का मापक क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये हमने पीछे डिटेल में बताया था कि मानक इलेक्ट्रोड विभव अपचायक प्रकृति का मापक है। मापन करते हैं हम अपचायक प्रकृति का मापन किस पर करते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। और मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना ऋणात्मक उतना ही अपचायक गुण होता है। तो क्षारीय मृदा धातु भी प्रबल अपचायक होती हैं क्षारीय धातु की तरह। क्यों होती हैं? क्योंकि जब आप सारणी देखोगे, यहाँ एक सारणी दी हुई थी आपको 10.1, तो उस सारणी में आपको पता चलेगा ये 10.2। तो जब आप इस सारणी को देखोगे तो आप देखोगे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, यह लाइन देखिए नीचे से सेकंड क्या है? ऋणात्मक है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान ऋणात्मक हैं, इसलिए यह धातुएं प्रबल अपचायक होती हैं। तो अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि जितना अधिक ऋणात्मक मान उतना ही ज्यादा अपचायक गुण। तो अब आप टेबल में देखोगे कि बेरिलियम का जो है वो क्या है? E0 का मान कम ऋणात्मक है। बेरिलियम के लिए E0 का मान कम ऋणात्मक है। फिर भी बेरिलियम प्रबल अपचायक है अपनी अन्य धातुओं से। वापस सुनिए, मैंने अभी आपको बताया कि क्षारीय मृदा धातु भी प्रबल अपचायक होती हैं क्षारीय धातु की तरह। क्यों होती हैं? क्योंकि जब हमने टेबल देखा तो टेबल में पता चला कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्षारीय मृदा धातुओं के लिए भी ऋणात्मक होते हैं। लेकिन जब आप टेबल को देखोगे तो टेबल में पता चलेगा कि बेरिलियम के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव कम ऋणात्मक है। तो बेरिलियम को क्या होना चाहिए? कम अपचायक होना चाहिए, लेकिन बेरिलियम क्या होता है? प्रबल अपचायक। फिर भी बेरिलियम क्या है? प्रबल अपचायक है। तो क्यों है ये प्रबल अपचायक? तो इसका कारण है, वापस सुनिए, कि कम ऋणात्मक मान है। बेरिलियम का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान है वो कम ऋणात्मक है। तो बेरिलियम को क्या होना चाहिए? कम अपचायक होना चाहिए, दुर्बल अपचायक होना चाहिए, लेकिन बेरिलियम तो प्रबल अपचायक है। तो क्या कारण है? क्योंकि दो कारण है कि बेरिलियम का आकार क्या है? छोटा आकार, और दूसरा कारण है जलयोजन एंथैल्पी उच्च होना। जलयोजन एंथैल्पी उच्च होना।
इन दो कारणों के कारण बेरिलियम प्रबल अपचायक होता है, जबकि उसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान कम होता है। आप जी बहुत ध्यान से सुनिए यहाँ पर। ये देखिए साफ साफ लिखा है यहाँ पर कि प्रथम वर्ग की धातुओं के समान क्षारीय मृदा धातुएं भी प्रबल अपचायक होती हैं और इसका बोध इनके ऋणात्मक अपचयन विभव के मान से पता चलता है। जब आप सारणी 10.2 देखोगे तो आप देखोगे कि क्षारीय धातु से तो कम है लेकिन वैसे ज्यादा है, लेकिन बेरिलियम के अपचयन विभव का मान अन्य क्षारीय धातु से कम ऋणात्मक है। बेरिलियम के लिए जो अपचयन विभव का मान है वो अन्य क्षारीय धातु से कम ऋणात्मक है, फिर भी इसकी अपचयन क्षमता का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका जो आयन होता है उसका आकार छोटा होता है और जलयोजन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है। इन्हीं दो कारणों के कारण बेरिलियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव अपचयन विभव कम ऋणात्मक होते हुए भी ये प्रबल अपचायक है। अब हम पढ़ने वाले हैं द्रव अमोनिया में विलयन। तो जिस प्रकार से क्षारीय धातु द्रव अमोनिया में विलय होकर विलयन बनाती है नीले रंग का, उसी प्रकार से क्षारीय मृदा धातु भी अमोनिया में विलय होकर गहरे नीले रंग का विलयन बनाती हैं। तो ये हमारी एक क्षारीय धातु है और हम किससे अभिक्रिया करा दें? अमोनिया से। और यहाँ अमोनिया के कितने अणु लेते हैं हम? X+Y। M क्या है? कोई भी क्षारीय मृदा धातु। तो क्षारीय मृदा धातुएं भी क्षारीय धातु के साथ अमोनिया में विलय होकर एक विलयन बनाती हैं गहरे नीले रंग का। तो यहाँ पर क्या बनता है याद कीजिए आप, ये धातु के संग अमोनिया के X अणु जाते हैं और Y अमोनिया के अणु किसके संग जाते हैं? इलेक्ट्रॉन के साथ। ये पीछे भी कराया था हमने, ये इलेक्ट्रॉन के साथ हो गए ये Y अणु, क्योंकि अमोनिया के X+Y अणु थे। तो X अणु कहाँ चले गए? अमोनिया के यहाँ। और Y अणु कहाँ आ गए? इधर आ गए Y। तो ये क्या है? आपके अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं के कारण नीला रंग होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं उपयोग। तो जिस प्रकार से क्षारीय धातु का उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है, उसी प्रकार से क्षारीय मृदा धातु का उपयोग भी मिश्र धातु बनाने में होता है। तो बेरिलियम का उपयोग मिश्र धातु के निर्माण में होता है। ठीक है। मैग्नीशियम भी मिश्र धातु बनाती है। किस किस के साथ? मैग्नीशियम एल्युमिनियम के साथ, जिंक के साथ, मैग्नीज के साथ और टिन के साथ मिश्र धातु बनाती है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम के साथ, जिंक के साथ, मैग्नीज के साथ और टिन के साथ मिश्र धातु बनाती है। और जो मैग्नीशियम एल्युमिनियम के साथ जो मिश्र धातु बनाती है वो बहुत हल्की होती है, इसलिए मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के द्वारा बना मिश्र धातु वायुयानों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। अब जो मैग्नीशियम का जो चूर्ण होता है, जो फीटा होता है, जो मैग्नीशियम क्या करता है? वायु के साथ चमकीले प्रकाश के साथ जलता है ना, तो इसका उपयोग क्या काय में करते हैं हम? बल्ब में, ताप दीप्त बमों में, सिग्नल्स में करते हैं मैग्नीशियम का उपयोग। और जल में यदि हम मैग्नीशियम को डाल दें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। मैग्नीशियम जल से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम एंटा एसिड में करते हैं। जब एसिडिटी हमको हो जाती है तो हम जो टैबलेट्स लेते हैं वो एंटा एसिड की होती है, जो हमारे बड़े अम्ल को न्यूट्रल कर देती हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जल से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग हम एंटा एसिड की टैबलेट में करते हैं। एंटा एसिड की दवा बनती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से। और एंटा एसिड मतलब जब हमको एसिडिटी बढ़ जाती है, जो हम जो टैबलेट्स लेते हैं वो टैबलेट्स हमारी एंटा एसिड कहलाती हैं। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से तो एंटा एसिड वाली टैबलेट बनती हैं, जबकि मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होता है वो टूथपेस्ट जो अपना होता है ना, उसका मुख्य घटक होता है। तो टूथपेस्ट में क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसी प्रकार से कैल्शियम का उपयोग निष्कर्षण में होता है, धातुओं के निष्कर्षण में। कैल्शियम का उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में होता है। और एक बात और सुनिए, जो कैल्शियम और बेरियम होता है, कैल्शियम और बेरियम जो होता है वो उच्च ताप पर ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है। इसका उपयोग हम निर्वात उत्पन्न करने में होता है। निर्वात मतलब जानते हो? वह स्थान जहाँ कुछ भी ना हो, कुछ भी का मतलब हवा भी ना हो, निर्वात खाली बिल्कुल। तो मान के चलो हमारे पास एक नली है, तो कुछ भी नहीं होता है, तो अभी नली में तो वायु तो होगी। तो नली में से हमको वायु भी हटाना है, मतलब निर्वात उत्पन्न करना है, तो हम किसका उपयोग करते हैं? कैल्शियम और बेरियम का। तो
तो कैल्शियम और बेरियम क्या करता है, जिस नली में हमको निर्वात उत्पन्न करना है तो कैल्शियम और बेरियम क्या करेगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से क्रिया कर लेगा, मतलब वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से क्रिया करेगा तो वायु क्या होगी, खत्म होगी, जिस वजह से वायु का निष्कासन करने में किया जाता है, निर्वात उत्पन्न हो जाएगा। तो हम कैल्शियम और बेरियम का उपयोग निर्वात उत्पन्न करने में कर सकते हैं। और रेडियम का उपयोग हमारी कैंसर के उपयोग में उपचार में होता है, रेडियम का उपयोग।